Yeah, just I want to tell you कि in today's class we are going to means I'm going to deliver a lecture on science fiction campus novel and you will come to know सिल्वर फॉक्स नावल कुछ नावल के और जो टाइप्स हम लोग लेके चल रहे थे हम हर क्लास में ज्यादा तीन चार अभी शुरुआती दौर में ले रहे हैं क्योंकि सम न्यू पीपल आर गोइंग टू ज्वाइन दिस सेशन हमेशा उनका कुछ एक्सक्लूड कुछ इंक्लूड हो रहे हैं इस तरह से तो अभी मैं बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बिल्कुल रेगुलर वे में 1 आवर या 1 आवर से ज्यादा का समय लेके चलूंगा अभी शुरुआती दौर में बिकॉज वी ऑल हैव टाइम तो उसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर के बात कर रहे हैं जिसमें आज हम सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जो एक कैंपस नॉवेल है साइंस फिक्शन है उसको लेकर के हम बात करेंगे तो लेट मी शेयर दिस व्हाइट बोर्ड शेयर व्हाइट बोर्ड yeah remember that ki in this class we are going to talk about or we are going to talk about कैंपस नावल को लेकर के बात करेंगे कि कैंपस नावल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या क्या चीजें आपको वहां पे देखने को मिलती है तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है वी हैव टू गो एंड दैट इज द I think we had gone with the stream of consciousness technique and another point that was a साइकोलॉजिकल नॉवेल और आज जो बात करेंगे वो कैंपस नॉवेल को लेकर के बात करेंगे आपको जितने पॉइंट्स बताइएगा नोट जरूर करते चलिएगा कैंपस नॉवेल CAMPUS कैंपस नॉवेल NOVEL campus novel when I talk about campus novel what do you find there are some points which you have to remember कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कैंपस नॉवेल को लेकर के जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे पहला कि इसका नाम कैंपस नॉवेल क्यों पड़ा तो एक जो सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो कैंपस नॉवेल है ये कैंपस नॉवेल कहाँ पे इसका सेटिंग है यू फाइंड कि इसका जो सेटिंग है वो जो है पॉलिटेक्निक कैंपस या यूनिवर्सिटीज में तो एक पहला पॉइंट जो बनेगा अ नॉवेल सेट ऑन कहाँ पर सेट ऑन अ यूनिवर्सिटी और पॉलिटेक्निक कैंपस अ यूनिवर्सिटी सिटी और पॉलिटेक्निक कैंपस पॉलिटेक्निक कैंपस PECHNIC पॉलिटेक्निक कैंपस तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यू विल कम टू नो व्हाट इज दैट पॉइंट कि पॉलिटेक्निक कैंपस में उसको आपको देखने को मिलेगा कि वो वहां पर रहा है हियर यू फाइंड अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज व्हाट other important point ki when you go about polytechnic campus or these things then what happened there you will come to know कि ये particular चीज किसके द्वारा शुरू किया गया for what कि इसका सेटिंग जो है यूनिवर्सिटी में या जो है पॉलिटेक्निक कैंपस में देखने को मिलता है तो इसको शुरू करने वाले क्या थे कि वहीं के ही कुछ लोग थे कुछ प्रोफेसर्स वगैरह थे जहाँ पे ये रहा है एंड नेक्स्ट पॉइंट second important point usually written it was yeah it was written by novelists
who are also temporarily or permanently academicians. Temporarily, temporarily, temporarily or permanently, Nently, academics, ACADEMICS, मतलब वो उसी कैंपस में प्रोफेसर्स वगैरह थे, टीचर थे, उन्होंने इसको लिखा, इस वजह से इसको जो है क्या कहा गया, कैंपस नॉवेल कहा गया। और उस कैंपस की से ही उन्होंने थीम को लिया, जो उन्होंने महसूस किया, जो उन्होंने उसको किया, या अगर उन्होंने कुछ अदर से भी बाहर जगह से भी लिया, तो उसमें कहीं ना कहीं वो प्रोफेसर या एकेडमिक्स से या एकेडमिशियन से जिन्होंने इसको लिखा हुआ था। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो कैंपस नॉवेल है इसके कौन कौन से लोग रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है किंग्सले एमिस, KINGSLEY, किंग्सले एमिस, AMIS, किंग्सले एमिस। इनका वर्क है लकी जिम, LUCKY, लकी जिम, एक उनका वर्क है। दूसरा, और यह वर्क कब आया है, 1954 में आया हुआ है। दूसरा वो एक और राइटर है जिनका नाम है डेविड लॉज, LODGE, डेविड लॉज। इनका वर्क का नाम है चेंजिंग प्लेसेस, चेंजिंग प्लेसेस, चेंजिंग प्लेसेस। एक और राइटर है डेविड लॉज के अलावा जो है मैल्कॉम ब्रैडबरी, मैल्कॉम ब्रैडबरी, BRADBURY, मैल्कॉम ब्रैडबरीज द हिस्ट्री मैन, द हिस्ट्री मैन। एक और है होवर्ड याकोब्सन, होवर्ड याकोब्सन, JACOBSON, होवर्ड याकोब्सन, कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, 1983। तो ये जितना भी बातें मैंने आपको बताया, किस चीज को लेकर के बताया, मैंने आपको कैंपस नावल को लेकर के बताया। मैं एक एक पॉइंट को फिर से करना चाहूंगा, हो सकता है कुछ लोग अभी ज्वाइन किए हुए हों। तो ये पता चलना चाहिए कि टाइप्स ऑफ नावल हमारी मेन क्लास है, उस टाइप्स ऑफ नावल में हमने कई क्लासेस आपको लिया था। और आज की क्लास में जो मैं बता रहा हूँ वो आपको क्या बता रहा हूँ, कैंपस नावल को लेके बता रहा हूँ। तो कैंपस नावल क्या है, अ नावल सेट ऑन यूनिवर्सिटी, एक ऐसा नावल जिसकी सेटिंग कहाँ पर होगी, यूनिवर्सिटी में, या जो है पॉलिटेक्निक कैंपस में, और वही के प्रोफेसरों के या टीचरों के द्वारा लिखा गया a type of novel. So set, where did it set, it set in यूनिवर्सिटी और पॉलिटेक्निक कैंपस, वहां पर ये रहा है। दूसरा चीज क्या रहा है कि इट वॉज रिटन बाई नॉवलिस्ट, या उन नॉवलिस्ट के द्वारा लिखा गया, इट वॉज रिटन बाई नॉवलिस्ट हु आर आल्सो, जो कि क्या है, टेम्परेरीली और परमानेंटली, जो टेम्परेरीली या परमानेंटली क्या थे, एकेडमिक्स थे, या एकेडमिक से जुड़े थे, एकेडमिशियन थे, एकेडमिशियन थे और एकेडमिक से जुड़े हुए लोग थे। इसका मतलब कि जो नॉवलिस्ट है, वे नॉवलिस्ट उसी के वही कैंपस के प्रोफेसर्स या टीचर्स थे, और वे एकेडमिशियंस थे, उन्होंने नॉवेल को इसको लिखा हुआ है।
और उसका थीम क्या रहा है, उस कैंपस में जो एक कह सकते हैं कि चाहे आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, चाहे अलग अलग विचारधारा रही हो, अलग अलग सोच रही हो, या अगर वहां पर कैंपस में कोई ऐसी चीज घटित होती है, तो उन सारी चीजों को लेकर के इसको लिखा गया या उन सारी चीजों को लेकर के इसको प्रेजेंट किया गया। यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा जो वहां पर रहा है। सो इसके अब सवाल ये उठता है कि इसके कौन कौन से मेन राइटर है। एक राइटर का नाम है किंग्सले एमिस और उनकी नावल का नाम क्या है, लकी जिम। कई बार पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट में पूछा जा चुका और जगहों पे। तो 1954 में लकी जिम आती है, किंग्सले एमिस लकी जिम, इट केम इन 1954। दूसरा राइटर है डेविड लॉज, अभी जिंदा है, बहुत बड़े थिंकर भी है। तो जो सेकेंड राइटर है उनका क्या नाम है, डेविड लॉज है। डेविड लॉज का नावल का क्या नाम है, चेंजिंग प्लेसेस। इनके नावल का क्या नाम है, चेंजिंग प्लेसेस। डेविड लॉज के नावल का नाम चेंजिंग प्लेसेस। एंड यू विल कम टू नो कि जो डेविड लॉज है, जो इनका चेंजिंग प्लेसेस है, ये भी 1975 में आया हुआ था। चेंजिंग प्लेसेस आल्सो केम इन 1975। ये एक इसमें आता है, 1975 में आता है। तो हम लोगों को ये चीज ध्यान में रखना है कि चेंजिंग प्लेसेस किसका है, डेविड लॉज किससे जुड़े थे, लकी जिम किसका वर्क है, और कैंपस नावल को कैंपस नावल क्यों कहा गया, क्योंकि उसकी सेटिंग वहीं पर होती थी और उसमें ऐसी ही सब्जेक्ट मैटर जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के होता था उसको। एक बड़े राइटर है मैल्कम ब्रैडबरी, और मैल्कम ब्रैडबरी का जो वर्क है उसका नाम है द हिस्ट्री मैन। यू फाइंड कि उसका जो नाम है वो क्या है, द हिस्ट्री मैन। द हिस्ट्री मैन भी 1975 में आया हुआ, इट आल्सो केम इन 1975। उसके बाद एक लास्ट राइटर मैंने आपको बताया, होवार्ड याकोब्सन। होवार्ड याकोब्सन जे से है, लेकिन जे ए जा को मिला के उससे शुरू, होवार्ड जाकोब्सन। एंड दैट इज व्हाट कि उनके नावल का जो नाम है, यू विल कम टू नो, जो नावल का नाम है कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। उनके नावल का क्या नाम है, कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। दिस इज अनदर important point, coming from behind. So what I want to say, when you go with this novel या such a type of novel, तो आपको किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए या किन किन पॉइंट्स को आपको कवर करना चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है या जो हमें जरूरी है समझना या उन सब चीजों को लेना जरूरी है। तो दीज आर द पॉइंट। जस्ट दोबारा मैं आपसे मुखातिब हूँ, मुखातिब होने का मतलब कि इस चीज को मैं बताना चाहता हूँ कि किन किन चीजों को आपको समझना है। व्हेन यू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ नॉवेल, तो टाइप्स ऑफ नॉवेल में हम लोगों ने बहुत सारा बात किया, जिसमें अगर आपको याद होगा पिकारेस्क नॉवेल था, रीजनल नॉवेल था, गॉथिक नॉवेल था, डोमेस्टिक नॉवेल था, रियलिस्टिक नॉवेल था, वेरियस टाइप्स ऑफ नॉवेल यू फाइंड। लेकिन आज का जो हम बात कर रहे हैं, या पोस्ट मॉडर्न एज और मॉडर्न एज का फिक्शन है, या उस टाइप का फिक्शन है जहाँ पे हम किन चीजों को लेकर के बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम इन चीजों को लेकर बात करें कि कैंपस नॉवेल क्या है, उसकी क्या खासियत है, उसके राइटर्स कौन है और कौन कौन से लोग हैं। अगर किसी की कोई क्वेरी हो या ना समझ में आया हो तो यू कैन आस्क, नहीं तो मुझे आप परमिशन दीजिए, आज्ञा दीजिए अगला टॉपिक लेने के लिए नावल से संबंधित। सर एक चीज पूछनी थी। हेलो हाँ पूछिए। जी। सर, ये जो किंग्सले एमिस है सर, इसमें अपोस्ट्रोफी एस और मतलब डबल एस रहेगा सर कि सिंगल एस पे ही अपोस्ट्रोफी एस नहीं, रहेगा? सिंगल एस पे भी एपॉस्ट्रॉफी एस चल जाएगा। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, सिंगल एस पे ही एपॉस्ट्रॉफी लग जाएगा। जैसे जॉन कीट्स का नाम आता है तो प्रॉपर नाउन में किसी के साथ अगर उसके नाम के साथ यस आया हुआ है तो एपॉस्ट्रॉफी यस आपको सिंगल यस के साथ ही लग जाता है। बट ऑफन यू विल कम टू नो कि दोनों तरह की चीजों को यूज किया गया है, कहीं ऐसा उसमें वो नहीं, दोनों तरह की चीजें यूज की जाती है। लेकिन प्रॉपर तरीका यही है कि अगर नाम के साथ यस आया हुआ है तो केवल एपॉस्ट्रॉफी कामा लगा करके चलेगा उसमें, apostrophe का वाला। आई थिंक कि यू ऑल आर गेटिंग इट, मैं आगे चलूं? Yes, sir. ओके, नाउ नॉवेल और गोइंग फिक्शन टू क्या, नॉवेल
Yeah. Sir, Yes, sir. Sir, what is I want to know one thing, sir. I read, sir, Anjali madam, Bildungs Roman. अंजलि मैडम, वन थिंग आई वांट टू से कि Yes, sir. फर्स्ट या विनोद जी आप क्या पूछ रहे थे? विनोद जी, आवाज आपकी कट गई। sir? I want to know what between novel and fiction. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉवेल एंड फिक्शन? या देखिए, सबसे पहला चीज तो जो अभी मैंने आपको टाइम दिया था वो केवल इस सेशन से जो अभी पढ़ाया गया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए ही मैंने दिया था। कारण यह है कि नॉवेल या अगर ऐसा कुछ फिक्शन या जैसे बिल्डंग्स रोमन की जो बात मैडम कर रही हैं उसके लिए हम एक डाउट सेशन रख सकते हैं जो वहाँ पे अलग से उससे रिलेटेड Okay, okay, बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे जहाँ पे हम वहाँ पे उसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यही पे हल्का सा इशारा कर दूं कि जो नावल है वह एक तरह से जब शुरू में आया तो नावल का मतलब कि अ प्रोज वर्क इन नैरेटिव फॉर्म। मेरी शब्दों को ध्यान में रखिएगा कि अ प्रोज वर्क इन नैरेटिव फॉर्म। प्रोज में लिखा गया कोई भी ऐसा चीज जो कि नैरेटिव फॉर्म में होगा, जिसमें कहानी बताई गई होगी बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी, और जिसमें वास्तविकता की झलक दिखाई पड़ती होगी। तीन बातें हैं, प्रोज में लिखा गया होगा, उसमें कहानी बताई गई होगी, लेकिन वह कहानी क्या होगी? वह कहानी आपका जो है रियलिटी के ग्राउंड, उसमें हकीकत से रूबरू कराएगी। कोई चीज काल्पनिक नहीं होगी, ध्यान में रखिएगा, कोई चीज काल्पनिक नहीं होगी। लेकिन जब जो है नावल में काल्पनिक कैरेक्टर्स ला दिए गए, जब नावल में काल्पनिक इवेंट्स को ला दिया गया, तब नावल का नाम बदल करके क्या हो गया? फिक्शन कर दिया गया। फिक्शन का मतलब होता है कल्पना। अगर आप देखेंगे जब आप मूवी देखने जाते हैं तो वहां पे एक मूवी शुरू होने से पहले लिखा जाता है कि ऑल द इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स आर फिक्टिटियस। सारी घटना और सारे के सारे चरित्र जो है क्या है? काल्पनिक है। अगर इनका किसी से कोई समानता होती है तो यह जो है क्या है कि एक तरह से एक आप कह समझ लीजिए कि एक एक कोइंसिडेंस है, एक कोइंसिडेंस है। तो ये जो फिक्शन है, फिक्शन का मतलब कि अ टाइप ऑफ नरेशन इन प्रोज फॉर्म इन विच देयर आर फिक्टिटियस इवेंट्स एंड कैरेक्टर। लेकिन बाद में फिक्शन को ब्रॉड वे में शामिल किया गया कि एनी टाइप ऑफ नरेटर वेदर दैट इज इन पोइट्री और प्रोज if it has fictitious character or event, that is the part of what? That is the part of the fiction. क्लियर हो गया विनोद जी? Thank you so much, sir. Got it ओके very well. Thank you so much. जस्ट शेयरिंग। हाँ, और अंजलि मैडम जो बिल्डंग्स रोमन है मैं उसे बताऊंगा, लेकिन उससे जुड़ी हुई और चीजें हैं तो थोड़ा सा मैं आज अभी नहीं, अगर जिस दिन मैं नावल के सारे टाइप्स को कंप्लीट कर लूंगा, वट एवर डाउट यू हैव आप लोग मुझे पहले से अगर पोस्ट कर देंगे तो मैं सारा चीज माइंड में रखूंगा। एंड आई विल आल्सो चेक, आई विल आल्सो गो विद दोज वर्ड्स एंड आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर कि कैसे आप उसको समझ सकते हैं। और दूसरा जो मैं नावल लेने जा रहा हूँ दैट इज द सिल्वर फॉक्स नावल। Sir, या one query is there, sir. Hello. या Hello. Sir, day या मैडम, before yesterday you have taken that regional novel. Hello. या Regional. In that, you have given one point, note, pessimism, and realism. It is related to what? Like earlier, you have given it is 8 points. it is related to Hardy's novel, Note of Pessimism. When I was talking about regional novel, you will Okay. come to know कि those points were particularly associated with Hardy's novel. In all the novels of Hardy, you find those points whenever you Okay. talk about Hardy's novel or Hardy. Okay. Okay. Thank you, sir. Sharing with you whiteboard, and yeah, please mute. एंड यू विल कम टू नो कि हम लोग एक दूसरे नावल को लेकर के बात कर रहे हैं, और उस नावल को जो विक्टोरियन एज का हिस्सा है या विक्टोरियन एज में आया तो उसमें क्या क्या चीजें रही है या किन किन चीजों को लेकर के हमें बात करनी है। यू विल कम टू नो कि अ, एक और टाइप ऑफ द नावल है जिसका नाम है फैशनेबल नावल और सिल्वर फॉक नावल। फैशनेबल नॉवेल और सिल्वर फॉक नॉवेल एक टाइप है नॉवेल का। FASHIONABLE फैशनेबल नॉवेल
और silver folk novel. Fashionable novel or silver folk novel. This is another important point which you have to go. Fashionable novel or silver folk novel. When I talk about fashionable novel or silver folk novel, there are certain things, there are certain points which you have to keep in your mind. कि we all are talking about what? कि we all are talking about a type of novel which emerged in Victorian era. ये भी कब आता है? विक्टोरियन ईरा में आता है या उसी समय ये आता है। तो एक तो इस नॉवल की खासियत क्या है और कब या इसका इमर्जेंस हुआ? इट इमर्ज इन 19th सेंचुरी इंग्लैंड। इट इमर्ज्ड EMER जी। जैसे अभी हम लोगों ने कैंपस नॉवेल पढ़ा है तो मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्न एज में रहा है। ऐसे ही फैशनेबल और सिल्वर फॉक नॉवेल इट इमर्ज्ड इन विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज in 19th century. In the 19th century. विक्टोरियन एज इन द 19th सेंचुरी। विक्टोरियन एज में आता है और कब 19th सेंचुरी में आता है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है या जिन चीजों को लेकर के हमें बात करनी है कि आखिर इसका नाम सिल्वर फॉक नावल क्यों पड़ा या इसका नाम जो है फैशनेबल नावल क्यों आता है। एक्चुअली में ये जो नावल है इट डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ द अपर क्लास एंड द अपर क्लास आर एरिस्टोक्रेटिक क्लास। सेकेंड पॉइंट की इट डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ अपर क्लास आर एरिस्टोक्रेटिक। ARISTOCRATIC एरिस्टोक्रेटिक। यह अपर क्लास की लाइफ को दिखाता है या एरिस्टोक्रेटिक क्लास की लाइफ को दिखाता है। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ द अपर क्लास आर एरिस्टोक्रेटिक। तो अब अगर यहाँ की लाइफ को दिखाता है तो इसका मतलब कि दीज पीपल या जिनके बारे में ये बात करता है these people means aristocratic class या upper class. These people were born with silver spoon. ये जो लोग हैं अगर मैं ये कहूं कि वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए विथ सिल्वर स्पून, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? सिल्वर फॉक रखा गया। फॉक तो आप समझ ही रहे हैं कि वो हम सारे लोग अपने घरों में नूडल्स को खाने के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। नॉट ओनली नूडल्स, इवन कोई भी चीज अगर आप तो वो भी चम्मच का ही एक है, वो फॉक होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि दे वर बॉर्न विद सिल्वर स्पून, मतलब कभी उन्होंने गुर्बत नहीं देखी, गरीबी नहीं देखी और उनकी अपनी एक बेशुमार दौलत उनके पास रही है। उनका अपना जीने का एक तरीका रहा है, एक उनकी अपनी लाइफ स्टाइल रही है। उस लाइफ स्टाइल को लेकर के उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको जो है रखा या बात किया। अब एक पॉइंट हमारे सामने आता है कि अगर ये सिल्वर फॉक नॉवेल रहा है या सिल्वर फॉक नॉवेल में ये चीजें रही हैं तो व्हाट आई वांट टू से कि ये जो लाइफ है आपको बहुत तेजी के साथ आपका दिमाग दौड़ना चाहिए कि विक्टोरियन एज जो एज था दैट वाज द एज ऑफ द इंडस्ट्री, दैट वाज द एज ऑफ द मैकेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन, दैट वाज एन एज ऑफ यू कैन से कि मास माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी एरिया। और वहां पे क्लास स्ट्रगल का जन्म हुआ था, कैपिटलिज्म का जन्म हुआ था, जिसकी एक झलक आपको बाद में देखने को मिलती है कहाँ पर? इफ यू गो विद TGT के जो राइटर रहे हैं उनका नाम जॉन गार्थवर्दी
चाहे आप उनका ड्रामा देखेंगे, चाहे आप उनका नॉवेल देखेंगे, उसमें आपको एक झलक देखने को मिलती है कि कैसे जो है फैक्ट्री ओनर्स और फैक्ट्री वर्कर्स के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है। फैक्ट्री ओनर्स, अगर उनको हम ये कहें कि देवर such type of people who born with silver spoon, या they were people of upper class people, aristocratic people, all this you can say. So you come to know कि इस तरह का जो नॉवेल था, जो उस समय की फैक्ट्री लाइफ को या जो अपर क्लास के लोगों की जिंदगी को प्रेजेंट करता है, दिखाता है, उनकी लाइफ को ज्यादातर वहां पे कंसंट्रेट होता है, और उनकी जो मानसिकता है गरीबों के प्रति उसको लेकर के करता है, तो वो नावल कहाँ पे आता है? सिल्वर फॉक्स नावल या फैशनेबल नावल में आता है। इसके जो ऑथर्स थे, मैं उनका एक लिस्ट आपको लिख दे रहा हूँ कि इसके ऑथर्स कौन कौन से थे। ऑथर्स ऑफ सिल्वर फॉक्स नावल। जो इसके ऑथर्स हैं, ऑथर्स ऑफ सिल्वर फॉक्स नावल, यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड कि एक ऑथर है जिनका नाम क्या था? बेंजामिन डिजराइली। बेंजामिन डिजराइली एक ऑथर। दूसरे ऑथर है जिनका नाम है एडवर्ड बुलवा। एडवर्ड एडवर्ड बुलवा। तीसरे ऑथर है लिटल रोजिना, LYTTON, लिटल रोजिना, ROSINA। चौथे ऑथर है बुलवर लिटल लेडी। बुलवर लिटल लेडी। पांचवें ऑथर है कैरोलाइन लैम्ब। कैरोलाइन लैम्ब। छठे ऑथर है लेडी चार्लोटी, CHARLOTTE। सातवें है बरी थियोडोर हुक। थियोडोर हुक। मैं नहीं कहता कि इन ऑथर का नाम पूछा जाएगा, ये तो मैं मेरे पास था, मैंने लिखवा दिया, लेकिन बस आपको दो पॉइंट ध्यान में रखना है कि सिल्वर फॉक्स नॉवेल किस क्लास की लाइफ को लेकर के बात करता है, किस एज में आया हुआ है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, और उसको सिल्वर फॉक्स नॉवेल क्यों कहा गया। तो मैं पहली स्लाइड से फिर से आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ कि जो आपका सिल्वर फॉक्स नॉवेल है उसमें किन किन बातों को लेकर के रखा गया है। एक तो यह इमरजेंस होता है, कब होता है? विक्टोरियन एज में। यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको नहीं भूलना चाहिए कि क्यों आया, क्योंकि विक्टोरियन एज की स्थिति ऐसी थी जहाँ पे इंडस्ट्री है, मेकेनाइजेशन है, अर्बेनाइजेशन है, कैपिटलिस्टिक मेंटेलिटी है, नए लोग हैं जिनके पास पैसा आया हुआ है, नई सोसाइटी के लोग हैं जिनके पास तमाम तरह की चीजें, तमाम तरह के संसाधन, यू विल कम टू नो, यू विल सी, यू विल फाइंड। तो एक बहुत बड़ा चीज है, वह कौन सा चीज है कि उस सोसाइटी में ये चीज हमें देखने को मिलता है कि इन विक्टोरियन एज इन द दिस थिंग। उसके अलावा आप ये देखते हैं कि इट डिपिक्ट्स द लाइव्स ऑफ अपर क्लास। यह कौन सी लाइफ को जो है डिपिक्ट करता है? अपर क्लास को। डिपिक्ट द लाइव्स ऑफ अपर क्लास। अपर क्लास वी नो की एरिस्टोक्रेटिक क्लास, जिनके पास जो है पार है, दे आर इन सेंटर, दे आर इन पार, and they are the owners of the factory या master of the factory. they institutions are in their hands, land orders are in their hands. वे जैसा चाह रहे हैं वे एक्सप्लॉइट कर रहे थे, जिसकी कई चीजें हम लोगों ने देखा है, ड्रामा में भी देखा, नॉवेल में भी देखा। तो व्हाट आई वांट टू से कि उसको बार बार डिस्कस करने की ऐसी
कोई जरूरत नहीं, तो यू फाइंड दीज थिंग जहाँ पर हम इसको पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि दीज पीपल वर बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, जो मैंने आपको बताया, इसी वजह से इसको आप देखते हैं कि फैशनेबल नॉवेल और सिल्वर फॉक्स नॉवेल। इसके आथर में बेंजामिन डिज़राइली एक बड़ा नाम है, जो वहाँ लेबर पार्टी के वो भी थे, बड़े नेता भी थे। एडवर्ड बुलवर है, लिटिल रोजीना है, बुलवर लिटिल लेडी है, और कैरोलिन लैम्ब है, लेडी चार्लोटी है, बरी डोर हुक है। दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर, नथिंग एल्स। ये सारी चीजों को ध्यान में रखना, इसके अलावा ऐसा कहीं पे कुछ नहीं है। तो व्हाट आई वांट टू से कि व्हेन एवर यू गो विद दीज पॉइंट्स, तो सेकेंड चीज आपको इससे रिलेटेड करनी है। अगर आप लोगों को क्लियर हो गया हो तो गिव मी परमिशन एक और नॉवेल को या उस एक और टाइप को लेने के लिए। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे लाइव आके आपसे कोई चीज इसमें पूछा जी, बहुत सिंपल सा रहा जिसको हम लोगों ने बात कर लिया है। तो आई थिंक कि मुझे एक और कवर करना चाहिए। Yes, sir. Sure, sir. ओ, अब उसके बाद जब आप बात करते हैं नावल को लेकर के, तो हमारे सामने एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट नावल आता है, जो मुझे आपसे इधर डिस्कस करना है, वह क्या है? वह है साइंस फिक्शन। और नावल की टाइप का ये लास्ट नावल होगा। उसके बाद नावल से रिलेटेड कुछ टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे, वो बात की बात होगी। तो आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ नावल को पूरा करेंगे, और एक लास्ट है साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन, FICTION, साइंस फिक्शन। व्हेन यू गो विद दिस टाइप ऑफ फिक्शन या साइंस फिक्शन, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है कि सबसे स्पीकुलेटिव फिक्शन। इट्स अ जानरा ऑफ स्पीकुलेटिव फिक्शन। किसका जानरा है? स्पीकुलेटिव फिक्शन। अब मैं आपको यहाँ पे टर्म को एक्सप्लेन कर दूं कि स्पीकुलेटिव फिक्शन क्या होता है। वह फिक्शन जिसमें किसी चीज सर का साउंड क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं जा रही है? कैन एनीवन टेल मी? काफी देर के बाद आई है। अब जा रही है आवाज? क्लियर नहीं आ रही है और आ भी नहीं रही है, ओके ओके, क्लियर नहीं आ रही है सर। या लेट मी नो, आर यू गेटिंग इट? अब Yes, जा रही sir. है आवाज? Properly. Yes, sir. Yes, sir. सर वॉइस क्लियर नहीं है सर। सर हल्की आ रही है, बताइए। हल्की आ आवाज रही है। क्लियर नहीं है। नहीं, अब आप ये बताइए, मेरी आवाज अभी जा रही है? यस सर, अब आ रही है। यस सर, अब क्लियर है। अब यस सर। अच्छा, ओके ओके, अब तो जा रही होगी ना? यस सर, Yes, क्लियर sir. नाउ। तो यस तो सर, मैंने क्लियर सबसे नाउ। जो पहला पॉइंट बताया कि यह जो है स्पीकुलेटिव फिक्शन है। तो स्पीकुलेटिव फिक्शन कौन सा फिक्शन होता है? वह फिक्शन होता है जिसमें चीजों के सर आवाज स्पीकुलेट साफ किया नहीं है जाता है। सर, क्लियर नहीं है। ये प्रॉब्लम सबको है? आवाज साफ नहीं है कि कुछ लोगों को? नहीं सर, थोड़ा बीच बीच में स्लो हो जाती है, अभी क्लियर आती है फिर उसके बाद स्लो हो जाती है, फिर डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं हम लोग। हो सकता है कि नेटवर्किंग इशू हो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। बट जस्ट मुझे एक एक मिनट आप लोगों से ऐसी बात करने दीजिए। अब आवाज जा रही ना? हाँ हेलो? सर, अभी तो जी ठीक है। सर, अभी आ रही है और इमेज भी आ रहा, पहले इमेज भी नहीं आ रहा था। अच्छा, हो ये जरूर उसका है कि हो सकता है मेरी साइड में नेटवर्किंग इशू हुआ रहा हो। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जो साइंस फिक्शन है, इट्स अ स्पीकुलेटिव फिक्शन, अ फिक्शन इन विच यू फाइंड प्रोफेसी। फिर धीमा हो गया है सर। इमेज इमेज जा रही है? इमेज आप लोगों को जा रही है?
यस सर, इमेज आ भी रही है, है। आप जो बोल रहे हैं वो बहुत स्लो हो जा रहा है। तो सर अगर आप ईयरफोन लगाए हो तो माइक को थोड़ा पास कर लीजिए, शायद ठीक हो जाए। एकदम मैं मेरे मुंह मेरे माउथ और मेरी माइक के बीच में समझिए कि मुझे लगता है कि आधे इंच का भी अंतर नहीं होगा, इतना मैंने नजदीक कर लिया अब है। सही आ रही थी। तो वो बहुत पहले से मैंने कर लिया। तो खैर, अगर मेरी आवाज़ नहीं जा रही तो मैं जो भी लिखवा रहा हूँ तो आप उसे नोट कर लीजिए। अगर इमेज मेरी जा रही है तो उसे आप पहले नोट कर लीजिए। ओके ओके सर। ओके, ताकि एक चीज़ रहे, कम से कम ये पॉइंट तो हमारा क्लियर हो जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें किन और चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। एक तो यह टिपिकली डील्स विद इमेजिनेटिव एंड फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स। it typically it typically deals with imaginative and futuristic concept. futuristic। इसमें फ्यूचर को लेकर के कि फ्यूचर में ये चीज़ हो सकता है या आने वाले समय में इस तरह की चीज़ें हो सकती है। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। तीसरा चीज़ कि इसमें जिन सब्जेक्ट मैटर को लेकर के बात होती है वो सब्जेक्ट मैटर क्या होते हैं। एडवांस्ड साइंस, टेक्नोलॉजी, कामा एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर के बात होती है। पैरेलल यूनिवर्स, एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ, एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल लाइफ, TERRESTRIAL लाइफ। आवाज मेरी जा रही है? हेलो। यस सर। आ रही है सर। बट आई डोंट नो कि सारा जो हम लोगों ने लिखा हुआ था वो स्लाइड कहाँ चला गया। पेज नंबर 1 ही शो कर रहा है। अच्छा, नाउ इट यस सर, एक बार हो गया था सर बीच में। terrestrial life. So you find these things. Now one thing I want to tell you कि when you talk about science fiction, तो साइंस फिक्शन आपका लिटरेचर ऑफ आइडियाज़ भी हम इसको कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज लिटरेचर ऑफ आइडियाज़। जो भी पॉइंट होगा, इट इज़ आल्सो नोन एज लिटरेचर ऑफ आइडियाज़। लिटरेचर ऑफ आइडियाज़ भी इसको कहा जाता है। दूसरा चीज़ कि इसमें कुछ साइंटिफिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को लेकर के बात होती है। और इसके जो राइटर्स रहे हैं, कई लोग रहे हैं, कई लोगों का मतलब कि उसमें एक इम्पॉर्टेंट नाम है जो काफ़ी ज़्यादा, H.G. वेल्स का। और ये पहला साइंस फिक्शन रहा है, H.G. वेल्स टाइम मशीन। H.G. वेल्स का टाइम मशीन। इसके अलावा मेरी शेली का फ्रैंकेनस्टीन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नावल है। मेरी शेलीज
SHELLEYS, मेरी शेलीज फ्रैंकेस्टीन, FRANKENSTEIN, फ्रैंकेस्टीन। एक और है जॉर्ज ऑरवेल का 1984, GEORG, जॉर्ज ऑरवेल्स, ORWELLS, 1984, ये नावल का नाम है 1984। एक और राइटर है C.S. लेविस, LEWIS, इनकी नावल है आउट ऑफ द साइलेंट प्लैनेट। सर साउंड बिल्कुल क्लियर नहीं है। C.S. लेविस, आवाज जा रही है? आउट ऑफ द साइलेंट प्लैनेट, आवाज जा रही मेरी? हेलो, अब आ रहे हैं। यस Yes, सर, sir. आ रही है सर। यस सर। आज जो है आवाज क्या, नेटवर्क भी हम लोगों से आंख बिचौली कर रहा है ऐसे ही। आउट ऑफ द साइलेंट प्लैनेट। एंड लास्ट है बस, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। फिर जेन सर नहीं आ रही है। लाउडेन वेब, जेन लाउडेन, LOUDEN, जेन लाउडेन वेब्स का नावल का नाम है द ममी। एटीन 27 में आई है। सो ये साइंस फिक्शन की एग्जांपल है। मैं पहली स्लाइड से चल रहा हूँ, अगर आपको आवाज़ मेरी जा रही हो तो रिमेंबर दैट कि एकदम शुरू से मैं साइंस फिक्शन को लेकर के बात कर रहा हूँ कि साइंस फिक्शन किसका जानरा है। इट्स अ जानरा ऑफ स्पीकुलेटिव फिक्शन, स्पीकुलेटिव, जिसमें यू फाइंड प्रोफेसी, ऑल दीज थिंग की फ्यूचरिस्टिक नावल इसको इसीलिए कहा गया कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, और आने वाले समय में कैसी होगी दुनिया या यहाँ के लोग कैसे होंगे, इसको लेके बात करता है। इट टिपिकली डील्स विद इमेजिनेटिव, इसमें और किसको लेकर के डील किया जाता है, इमेजिनेटिव एंड फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट, कल्पना पर आधारित होता है। जैसे ये चीज़ दिखाया जाता है कि डायनासोर पहले था, एक मूवी बनी थी ना जुरासिक पार्क करके, या इन सब अदर मूवीज उसमें दिखाया जाता है कि कैसे सब पीपल या एलियन फ्रॉम अदर प्लानट कम, दे डिस्टर्ब आवर ब्यूटीफुल प्लानट एंड देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट और क्लैश, और ऐसा लगता है पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, न्यूयॉर्क सिटी बर्बाद हो गया, ऑल दिस थिंग दिखाया गया तमाम मूवीज में। तो ऐसा नावल जिसमें इमेजिनेटिव या फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें ये सब चीज़ें, और इसमें और किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, टेक्नोलॉजीज में एडवांस्ड साइंस को दिखाया जाता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, एडवांस साइंस का यूज़ किया जाता है, स्पेस एक्सप्लोरेशन होता है, और इसी के समकक्ष दूसरे यूनिवर्स वगैरह या दूसरे ग्रहों को लेकर के बात की जाती है, एंड एक्स्ट्रा टेरिटरीज को लेकर के बात की जाती है, वहाँ की लाइफ कैसी। जैसे आज ऋतिक रोशन का मूवी आई थी, दैट वाज क्रिस, वो भी साइंस फिक्शन को लेकर के रही थी। और इसको और क्या कहा जाता है, इट इज़ आल्सो नोन एज लिटरेचर ऑफ आइडियाज़ भी आप इसको कह सकते हैं। इसके जो बड़े राइटर, H.G. वेल्स का टाइम मशीन कई बार पूछा जा चुका है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। मेरी शेलीज का फ्रैंकेस्टीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज ऑरवेल का 1984, C.S. लेविस का आउट ऑफ द साइलेंट प्लैनेट, एंड जेन Loudon Webb's का The Mummy, all these things. So in this way you will come to know in today's class हमने टाइप्स ऑफ द नावल को कवर करा दिया, जो एक बड़ा प्रोग्राम था मेरे लिए कि उसको सिस्टमेटिक ढंग से कवर कराना। ओरिजिन ऑफ द नावल, फोर व्हील्स ऑफ द नावल, 18th सेंचुरी का कंडीशन, नावल के और चीज़ों में क्या क्या चीज़ें रही थी, क्या क्या रहने का मतलब कि कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट थे 18th सेंचुरी का, या कौन चीज़ें ने कंट्रीब्यूशन दिया। कल जो है थोड़ा सा एक क्लास कुछ चीज़ों को लेकर के, जैसे अभी अंजलि मैडम ने पूछा था कि बिल्डंग्स रोमन क्या है, या जो है अगर आप देखेंगे कि और चीज़ें ये पूछी जा रही थी कि उससे उससे रिलेटेड टर्म जैसे साइबॉर्ज है, साइबर पंक है, वो क्या होता है, या अगर आप देखेंगे मैजिक रियलिज्म क्या है, जो नावल से जुड़े हुए टर्म है। तो आई विल एक्सप्लेन कुछ टर्म्स रिलेटेड टू नावल, वो मैं कल से
शुरू करूंगा. थैंक्स फॉर यू गिविंग मी योर सर ब्यूटीफुल सर कंपनी. या सर स्पेक्युलेटिव फिक्शन को सर प्लीज एक बार और बता दीजिए, थोड़ा कम समझ में आया. स्पेकुलेटिव फिक्शन जो है, अगर आपको याद होगा, उसमें स्पेकुलेटिव फिक्शन या फ्यूचरिस्टिक नॉवेल कहा गया है. इन स्पेकुलेटिव फिक्शन यू फाइंड द प्रोफेसी कि हाउ द अर्थ विल बी या व्हाट विल बी आर फ्यूचर, या जिस हम यूनिवर्स में रह रहे हैं, जिस जगह हम रह रहे हैं, ये समय कैसा होगा आने वाले, मतलब स्पेकुलेशन होता है, एक आकलन लगाया जाता है, एक प्रोफेसी टाइप की होती है, उसको कहते हैं स्पेकुलेटिव फिक्शन. I think you all are getting these points, and yeah, Thank you, sir. okay, let me just stop the recording.